कहानी छोटे लड़के रे व्हाइट से शुरू होती है, जिसने एक प्रिय व्यक्ति को खो दिया और क्रोध में उसने अपनी जादुई शक्तियों को प्रकट कर दिया। फिर आप देखते हैं कि रे व्हाइट जादूगरों के लिए एक स्कूल में दाखिल होता है। चूंकि स्कूल में केवल कुलीन लोग थे और वह अर्नोल्ड मैजिक अकादमी में शामिल होने वाला पहला साधारण व्यक्ति था, उसे तुरंत एक छात्र द्वारा धमकी दी गई जिसका नाम था। लेकिन अमेलिया रोज, जो 3 सबसे उच्च कुलीन परिवारों में से एक है, ने उसकी मदद की और वह इस बात से प्रभावित हुई कि रे एक साधारण व्यक्ति के रूप में स्कूल में दाखिला लेने में सफल हुआ। बाद में रे अपने नए सहपाठियों से परिचय कराता है और उसकी शिक्षिका मिस ग्रे उसका स्वागत करती है। बाद में कक्षा में रे अपने अतीत के बारे में सोचता है और उसे शिक्षिका द्वारा डांटा जाता है। फिर एमेलिया रोज से रैंक प्रणाली के बारे में पूछा गया तो उसने कांस्य से ग्रैंड तक के 5 रैंक्स बताए। मिस ग्रे ने फिर कहा कि वर्तमान में केवल 7 जादूगर ग्रैंड रैंक रखते हैं। वह कहती हैं कि उनके पास महान जादूगरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके पास केवल यह खबर है कि प्रधानाचार्य एबी गार्नेट एक अग्नि जादूगरनी है और 7 में से सबसे प्रसिद्ध कैरल कैरोलाइन एक जादूगरनी है। 7 में से सबसे शक्तिशाली भी है, जिसे आइस ब्लेड जादूगर कहा जाता है। वह फॉर ईस्ट के युद्ध का हीरो था, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद गायब हो गया। सिद्धांत के पाठों के बाद जादू का प्रशिक्षण जारी रहा तो मिसेस ग्रे ने छात्रों को समझाया कि कैसे बनाना और डिकोड करना जादू। अचानक एक शर्मीला छात्र ने पूछा कि क्या वह एंटी मटेरियल कोड का उपयोग कर रही थी और शिक्षक ने उसे बताया कि कोई भी एंटी मटेरियल कोड का उपयोग नहीं करेगा। उसके बाद कक्षा जारी रही और जैसे सभी एक उच्च कुलीन परिवार से उम्मीद करते थे, एमिलिया रोज ने जादू का पूर्णतः उपयोग किया और एक बेदाग बर्फ का फूल बनाया। फिर रे ने जादू का उपयोग किया, लेकिन उसका प्रयास विफल रहा और अन्य छात्र बन गए। गुस्सा हो गए। जब कक्षा समाप्त हुई, रे पुस्तकालय गए और उन्होंने शर्मीली एलिसा ग्रिफिथ से मुलाकात की। उन्होंने एंटी मैजिक कोड के बारे में बात की तो एलिसा ने रे पर विश्वास करना शुरू किया और तभी उसे पता चला कि वह एक हाफ एल्फ है। उनके दोस्त बनने के बाद रे अपने भविष्य के कमरे की तलाश में गया। जब वह कमरे में गया तो वह अपने रूममेट एवी आर्मस्ट्रॉन्ग से मिला। वे तुरंत दोस्त बन गए क्योंकि उन्हें बॉडी बिल्डिंग का समान जुनून था। फिर अगली सुबह अपनी दैनिक वर्कआउट के दौरान रे ने खूबसूरत रेबेका ब्रैडली से मुलाकात की, जो भी उच्चतम कुलीन परिवारों में से एक थी। हेडमिस्ट्रेस के रास्ते में लड़की क्लैरिस उससे टकराई, लेकिन रे ने माफी मांगी और उसकी तारीफ की, इसलिए वह नाराज नहीं हुई। बाद में जब रे हेडमिस्ट्रेस एबी के साथ था तो एबी रे को फिर से देखकर खुश हुई और उससे पूछा कि क्या वह अपनी स्कूल जीवन का आनंद लेगा। उसके बाद रे ने तलवार का प्रशिक्षण लिया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी अल को तुरंत हरा दिया क्योंकि वह आइस ब्लेड जादूगर है। शाम को रे ने अपने दोस्त ईवी के साथ प्रशिक्षण किया और पर्यावरण अनुसंधान क्लब में शामिल होने का फैसला किया। सदस्य बनने के लिए रे को अपनी प्रशिक्षण प्राप्त मांसपेशियां दिखानी पड़ी। क्लब के अध्यक्ष प्रभावित हुए और पूछा कि क्या उसके पास गोल्ड हंटर लाइसेंस है। इसलिए रे ने गर्व से अपना लाइसेंस दिखाया और तुरंत क्लब में स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद रे फ्लावर गार्डन क्लब में शामिल होना चाहता था, जो केवल महिलाओं का था। इसलिए क्लब की अध्यक्ष रेबेका रे को शामिल करना चाहती थी, लेकिन क्लब की एक सदस्य जिनका नाम डिना था ने उन्हें शामिल होने से मना कर दिया। उसने कहा कि रे केवल रेबेका को आकर्षित करने के लिए क्लब में शामिल होना चाहता है। फिर टकराव से बचने के लिए रेबेका ने तय किया कि डिना उसे परखेगी और यदि रे परीक्षा में असफल होता है तो डिना उसे क्लब में शामिल होने से मना कर सकती है। इसलिए डिना रे को अकादमी की छत पर ले गई, जहाँ उसके लिए बंजर मिट्टी और घास फूस से भरा एक खेत इंतजार कर रहा था। एक परीक्षा के रूप में उसे मैदान को एक उपयोगी बगीचे में बदलना था और उसके पास इसे करने के लिए 1 सप्ताह था। इसी तरह रे ने अपनी परीक्षा शुरू की। आने वाले दिनों में रे ने बहुत मेहनत की और रेबेका उसे स्नैक्स लाती रही, यह जानकर कि रेबेका छात्र परिषद की अध्यक्ष भी है। चौथे दिन रे काम पूरा कर चुका था और फ्लावर गार्डन क्लब में शामिल होने की परीक्षा पास कर ली। फिर रे को एबी ने बुलाया, जिसने उसे एक गुप्त मिशन दिया क्योंकि एक जासूस ने उनके राज्य में घुसपैठ की है और शायद वह पहले ही अकादमी में पहुंच चुका है। फिर वह अकादमी की ओर चला, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात क्लैरिस से हुई, जिसे कीड़े देखना पसंद था। उसने रे से कहा कि कई लोग इसे अजीब मानते हैं कि एक कुलीन व्यक्ति को कीड़े पसंद हैं और उसका कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन रे ने कीड़ों के प्रति अपने जुनून के बारे में बताया और कहा कि उसे उसके साथ दोस्ती करना अच्छा लगता है, जिससे क्लैरिस खुश हो गई। इसके बाद अकादमी की कक्षा में रे से जादू के रूपों के बारे में समझाने के लिए कहा गया। सभी जादू के रूपों के नाम लिए गए और जादू के रूपों के कार्य का विवरण दिया गया सिद्ध रूप से। उसके बाद छात्रों को एक फील्ड अभ्यास के लिए समूह बनाने थे। बहुत से लोग एमेलिया रोज के साथ समूह बनाना चाहते थे। समूह बनाने में रे उतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि वह एक साधारण छात्र था, लेकिन उसका दोस्त ईवी आया, जिसने उसके साथ समूह बनाया और फिर रे ने एलिसा को आमंत्रित किया। उसके बाद एमेलिया ने उससे पूछा कि क्या वह रे के समूह में शामिल हो सकती है। जैसे ही उनका समूह बना, फील्ड अभ्यास शुरू हो गया। जंगल में समूहों को चेक पॉइंट्स इकट्ठा करने और जंगल के बीच में पहुंचने की जरूरत थी। अपने फील्ड अभ्यास में समूहों पर खतरनाक राक्षसों द्वारा हमला किया जा सकता है। फिर समूह जंगल में गए और रे के समूह पर एक राक्षस मधुमक्खी ने हमला किया, लेकिन रे ने उसे तुरंत मार दिया। इसके बाद रात हो गई और रे को याद आया कि उन्हें उनकी आइस ब्लेड जादूगर की पहचान को गुप्त रखने के लिए कहा गया था, लेकिन अपने उन दोस्तों को यह रहस्य बताना था जिन पर वह भरोसा कर सकते थे। अगले दिन अल पर हमला हुआ, जिसे रे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, इसलिए नेक दिल रे ने उनकी चीख सुनी। रे तुरंत अल की तरफ बढ़ा। वह छुरा से राक्षस को हराकर और अल को बचा लिया। फिर रे का समूह पहुंचा और एक रहस्यमय व्यक्ति ने पराजित राक्षस को फिर से जीवित कर दिया। रे का समूह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि राक्षस फिर से जिंदा है। फिर राक्षस ने अपनी पूरी ताकत से रे पर हमला करने की कोशिश की, तो रे ने हमले को रोक दिया और एमिलिया ने एक जादू से राक्षस पर हमला किया। इसके बाद ईवी और अलीसा ने भी हमले किए ताकि रे राक्षस को समाप्त कर सके।
जब उन्होंने राक्षस को हरा दिया तो नीला कीचड़ बाहर आया, जिसे देखकर रे को अजीब लगा। फिर रे ने अपने दोस्तों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा और मुखौटा पहनने वाला व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद उन्होंने बाकी के स्टैम्प जमा किए और अलीसा ने बोझ बनने के लिए माफी मांगी टीम, लेकिन सभी ने तुरंत उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वो बोझ नहीं थी। उसके बाद जब उन्होंने क्षेत्र अभ्यास पार कर लिया, रे की टीम को सर्वश्रेष्ठ समूह का ताज पहनाया गया। समारोह में कई कुलीन लोग रे के पहले स्थान से नाराज हो गए क्योंकि वह साधारण है और कोई कुलीन नहीं। रे ने भी यह बात देखी और उसके दोस्तों ने कहा कि उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं। फिर एक औरत जिसका नाम लिडिया था खिड़की से बाहर देख रही थी, बड़े उत्साह से रे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब रे आया तो नौकरानी कार्ला ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया और उसे लिडिया के पास ले गई। जब रे उसके सामने आया तो वह बहुत खुश हुई और वे साथ में चाय पीने लगे। लिडिया ने कहा कि वह शायद 5 साल तक जादू सही तरह से नहीं कर सकेगा और उसे सिर्फ आपातकाल में ही इसका उपयोग करना चाहिए। फिर उसने उसे जादू कोर्ट एंग्राम के बारे में अपनी वर्तमान शोध के बारे में बताया। उसने उसे बताया कि जादू एनग्राम मस्तिष्क से संबंधित है और दुर्भाग्यवश एक दुष्ट संगठन भी इसे शोध कर रहा है। यूसेनिक्स संगठन ने लिडिया को उनके साथ जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन लिडिया ने मना कर दिया क्योंकि संगठन पागल है और उन्होंने रे को सतर्क रहने की चेतावनी दी क्योंकि वे कुशल जादूगरों को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दोनों टहलने गए और लिडिया ने रे के जीवन के बारे में जानने की इच्छा जताई। उसने देखा कि वह अधिक खुश लग रहा था और कहा कि वह किसी दिन उसके दोस्तों से मिलना चाहेंगे। फिर लिडिया ने रे को अपने वर्तमान एंग्राम शोध के बारे में एक किताब दी। अगले दिन सुबह की कसरत में रे की मुलाकात एलिसा से हुई जो शहर की लाइब्रेरी जा रही थी। इसीलिए रे ने पूछा कि क्या वह लाइब्रेरी की उनकी यात्रा में शामिल हो सकता है। फिर वे थोड़ी देर बाद मिले और एलिसा ने रे के लिए खुद को अतिरिक्त सुंदर बनाया। साथ में उसके पहनावे पर रे ने कहा कि वह उस पहनावे में प्यारी लग रही है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। जब वे दोनों पुस्तकालय में थे, अलीसा को पता चला कि रे को उपन्यास पढ़ना पसंद है, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वे रात का खाना खाने बाहर जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में उन्हें क्लैरिस मिली। इसलिए रे ने क्लैरिस को उनके साथ डिनर पर चलने का निमंत्रण दिया और अलीसा और क्लैरिस को एक दूसरे से परिचित कराया। दूसरे वे डिनर के दौरान तुरंत दोस्त बन गए और जब वे अकादमी वापस आए तो रे की मुलाकात हुई। एमिलिया। फिर रे ने एमिलिया की पोशाक पर ध्यान दिया और उसकी तारीफ की। उसके बाद रे ने एलिसा और क्लैरिस के साथ अपने डिनर के बारे में बताया, जिससे एमिलिया को जलन हुई। नतीजतन भोले रे को एमिलिया द्वारा उसके साथ खरीदारी के लिए ले जाया गया। अफसोस की बात है, बदलते समय एक मकड़ी अचानक दिखाई दी और एमिलिया अपनी अंडरवियर में रे की बाहों में कूद गई। यह महसूस करते हुए कि वह अपनी अंडरवियर में रे के सामने खड़ी है, वह लाल हो गया। एमिलिया के साथ कपड़े खरीदने के बाद रे को मिसेस ग्रे के पास जाना पड़ा। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि रे इस स्कूल में एक साधारण व्यक्ति होने पर सहज महसूस करे और उसे पेशकश की कि अगर उसे कोई समस्या हो तो वह हमेशा उनसे मिल सकता है। अगले दिन रे को फ्लावर गार्डन क्लब की अतिरिक्त चाबी मिल गई क्योंकि अधिकतर सदस्य व्यस्त थे। इसलिए रे क्लब रूम में गया जहाँ उसने रेबेका को कपड़े बदलते हुए देख लिया। रे तुरंत बाहर चला गया और उससे माफी मांगी, कहा कि यह एक गलती थी। जब गलतफहमी दूर हुई तो वे फूलों के पास गए। रे ने उससे फूलों के बारे में बहुत कुछ पूछा, जिससे रेबेका बहुत खुश थी क्योंकि अधिकांश लोग रेबेका के प्रति आरक्षित रहते हैं क्योंकि वह 3 बड़ी परिवारों में से एक से है और रे ने उसके साथ सामान्य रूप से व्यवहार किया। अगले दिन रे की कक्षा में आगामी मैजिक स्पेरी टूर्नामेंट के लिए भारी लड़ाई का प्रशिक्षण था और हमेशा की तरह एमिलिया ने अपने प्रदर्शन से चमक दिखाई और आसानी से एक सहपाठी को हरा दिया। अचानक एमिलिया सोचने लगी कि रे कितना शक्तिशाली है और उसने उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। इसलिए वे एक दूसरे से लड़े और रे को बढ़त मिली। लेकिन जब रे लड़ाई खत्म करना चाहता था, उसकी तलवार उसके हाथ से गिर गई। इसलिए एमिलिया जीत गई और रे ने उसे बधाई दी। लेकिन एमिलिया ने देखा कि रे के साथ कुछ गड़बड़ है। जब वे लंच कर रहे थे, रे ने अपने दोस्तों को अपनी मास्टर लिडिया के बारे में बताया कि उन्होंने उसे लड़ाई के लिए सब कुछ सिखाया और उसके जीवन में भी मदद की। लेकिन अचानक अल आ गए और रे को चुनौती दी। लड़ाई। रे ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली और वे अकादमी के बाहर एक दूर स्थान पर गए। अल वास्तव में रे को चोट पहुंचाना चाहता था क्योंकि वह रे की अकादमी में उपलब्धियों से नाराज और ईर्ष्या करता था। इसलिए अल ने रे के साथ खतरनाक जादू और असली तलवारों से लड़ने में कोई संकोच नहीं किया। अल ने रे पर आग के गोलों से हमला किया, जिन्हें रे ने बस अपने से पीछे हटा दिया। तलवार उसकी जिद्दी रक्षा के कारण अल गुस्सा हो गया और उसने एक आग का ड्रैगन बनाया जो उस पर हमला करने के लिए दौड़ा। हालांकि रे ने केवल अपने पलटवार पर ध्यान केंद्रित किया और एल के फायर ड्रैगन हमले को 2 हिस्सों में काट दिया। जब रे ने इस शक्तिशाली हमले से खुद को बचा लिया तो हर कोई रे को लेकर हैरान रह गया और एमिलिया अंत में जानना चाहती थी कि वास्तव में रे कौन है। इसलिए रे अपने दोस्तों को अपने अतीत के बारे में बताना चाहता था, लेकिन एक खलनायक ने रे के दोस्तों पर गुरुत्वाकर्षण जादू डाल दिया और एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ जो मिस ग्रे निकला। जब मिस ग्रे ने खुद को प्रकट किया, रे को तुरंत पता चल गया कि मिस ग्रे ओसैनिक्स नामक दुष्ट संगठन की सदस्य हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह सभी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार थी। इसके बाद सुश्री ग्रे ने राय पर आग का जादू किया और राय ने उनके जादू से बचाव किया। सुश्री ग्रे को हराने के लिए उसने अपने दोस्तों की रक्षा के लिए अपने जादू का उपयोग करने का निर्णय लिया। इसलिए वह आइस ब्लेड जादूगर में बदल गया और बर्फ की कई तलवारें प्राप्त की। सुश्री ग्रे विश्वास नहीं कर सकी कि राय मशहूर आइस ब्लेड जादूगर था और उसने अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला किया, लेकिन आइस ब्लेड जादूगर के खिलाफ हमला बेकार था। उसने बस जादू को निष्क्रिय कर दिया और पलटवार शुरू कर दिया। मिस ग्रे डर के भाग गईं, लेकिन रे ने अपने जादू से उसकी टांग घायल कर दी। नतीजतन मिसेस ग्रे ने उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांगी और उसने चुपके से उस पर एक धोखाधड़ी से हमला करने की तैयारी की। हालांकि रे की विशाल शक्ति बहुत अधिक थी, इसलिए मिस ग्रे ने अपने एक जादुई उपकरण का उपयोग करने का निर्णय लिया और एक राक्षस में बदलने के लिए डार्क ट्राइड सिस्टम को सक्रिय किया। फिर रे मिस ग्रे के खिलाफ लड़ता है
और एक विशेष मंत्र से उसके हमले को गायब कर देता है। रे बताते हैं कि वह एंटी मटेरियल कोड का उपयोग करते हैं, जिससे उनकी जादुई शक्तियां उनके खिलाफ बेअसर हो जाती हैं। हालांकि श्रीमती ग्रे ने कहा कि एंटी मटेरियल कोड अस्तित्व में नहीं है, इसलिए रे ने अपनी आइस ब्लेड अटैक की तैयारी की। फिर श्रीमती ग्रे नाराज हो गईं, क्योंकि उन्होंने डार्क ट्राइड सिस्टम भी सक्रिय कर दिया था और फिर भी उनके खिलाफ कोई मौका नहीं था, तो उन्होंने उन पर हमला किया और उनके दोस्तों ने नोटिस किया कि लड़ाई के दौरान रे के साथ कुछ गड़बड़ थी। इसका कारण था कि रे अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। जब मिस ग्रे ने उसकी रक्षा को तोड़ा तो वह रे के जाल में फंस गई। उसने एक जादू का उपयोग करके एक बर्फीले तूफान का निर्माण किया, जिसने उसे गुलाब की बर्फ में बदल दिया। इसके बाद उसने अपनी शक्ति को फिर से सील कर दिया। इससे उसकी बहुत ऊर्जा खर्च हुई और वह बेहोश हो गया। जब वह बेहोश था, उसने अपने अतीत को याद किया। रे के गुरु लीडिया को देखा, जिसने उसे बचपन में युद्ध क्षेत्र पर बेहोश पाया था। रे एक अनाथ था जिसने युद्ध में सब कुछ खो दिया था और लीडिया अनाथ को छोड़ना नहीं चाहती थी। जब रे जागा तो वह बहुत आघातित था और बातें नहीं कर रहा था। अच्छी कैरोल उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। यद्यपि उसने बहुत प्रयास किया, रे केवल लीडिया पर प्रतिक्रिया कर रहा था। तो दोनों ने सेना में उनकी इकाई द्वारा उनकी समस्या का समाधान तय होने तक रे की देखभाल की। फिर हमने देखा कि कैरोल अनाथालय में रे को भेजने के विचार के खिलाफ गुस्सा था। सभी शामिल लोग समझ गए कि वे छोटे रे को दूर नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वे युद्ध में थे और वह माहौल बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता। जब लिडिया से उनकी राय पूछी गई, रे वहां आया और लिडिया ने उसकी राय पूछी। रे लिडिया के साथ रहना चाहता था, इसलिए लिडिया ने अपनी नेत्री से कहा कि वह रे की देखभाल करेगी, साथ ही उसे सब कुछ सिखाएगी। इस प्रकार लिडिया उसकी नई परिवार बनी। जब रे बड़ा हुआ, उसने युद्ध के मैदान में लड़ाई की और आइस ब्लेड जादूगर के रूप में अपनी पहचान बनाई। युद्ध के मैदान में दिन बीतते गए और यह और अधिक खतरनाक हो गया। फिर एक दिन हावर्ड युद्ध क्षेत्र में मारे गए और रे ने अपने प्रियजन के खोने के कारण अपनी शक्तियों पर नियंत्रण खो दिया। तो रे फिर से जाग गया और लिडिया बहुत खुश थी कि वह स्वस्थ है। बाद में एबी ने उसे बताया कि लिडिया उसकी कितनी परवाह करती है, क्योंकि रे उसके लिए बेटे जैसा है, भले ही वह इसे इतनी खुलकर नहीं दिखाती। जब लिडिया बाहर थी, उसने खुशी के आंसू बहाए कि रे को कुछ नहीं हुआ। उसके बाद रे के दोस्त दरवाजे के बाहर इंतजार करते हुए दिखे। जब वे आए तो उसने उन्हें अपनी आइस ब्लेड जादूगर की गुप्त पहचान बताई और यह भी कि युद्ध में उसकी शक्तियां अनियंत्रित हो गईं, जिन्हें रोकने के लिए उसने क्रोनोस लॉक का उपयोग किया। रे ने अपने अतीत को छुपाने के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसने अपने अतीत में युद्ध में कई मृत साथियों को देखा था और उसने युद्ध के मैदान में कई बार हत्या की थी, जिससे उसके हाथ खून से सने हुए थे। इसलिए उसे नहीं पता था कि वह उन्हें दोस्त के रूप में लायक भी है या नहीं। लेकिन उसके दोस्तों ने दयालु रे को खुश किया और उसके अतीत और भविष्य के स्वरूप को स्वीकार किया। इसलिए रे ने अपनी दोस्तों का प्रोत्साहित करने वाले शब्दों के लिए धन्यवाद किया। जैसे ही रात हुई, अल उससे मिलने आया और उसने ईमानदारी से उससे किए गए अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उसे नहीं पता था कि वह अपनी गलतियों के लिए कैसे प्रायश्चित कर सकता है। हालांकि रे ने तुरंत उसे माफ कर दिया और उसे कुछ सलाह दी, जिसके लिए अल बहुत आभारी था। कुछ दिन बीत गए और रे की कक्षा को एक नया शिक्षक मिला। प्रसिद्ध कैरोलाइन, एक महान जादूगर जो रे को बहुत अच्छे से जानती थी, उनकी नई कक्षा की शिक्षिका बनी। फिर अमीलिया बाथरूम में गहरी सोच में डूबी दिखी, यह नहीं जानती कि क्या वह अपने आसपास के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। इसके बाद कक्षा में कैरल ने अपने छात्रों को बताया कि जादू टोना तलवारबाज टूर्नामेंट कैसे काम करता है और कि उनकी अकादमियां सबसे मजबूत हैं, जिसमें रेबेका भी शामिल है, जिसने अब तक हमेशा टूर्नामेंट जीता है। फिर कैरल ने छात्रों को टूर्नामेंट में सफलता की शुभकामनाएं दी और आंख मारी। रे अभ्य प्राचार्य से शिकायत करने गया कि उसे हमेशा से कैरोल की जिद्दी स्वभाव से समस्या रही है और वह चाहता था कि कैरोल को स्कूल से निकाल दिया जाए। अचानक कैरोल उसके पीछे प्रकट हुई और उसे धक्का दिया। रे चौंक गया और कैरोल, जो रे को बहुत प्यार करती थी, ने उसे और चिढ़ाया। इसके बाद तलवारबाजी प्रतियोगिता के क्वालिफाइंग राउंड हुए, जहां एमिलिया ने आसानी से अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। लेकिन रे ने देखा कि वह कुछ तनावग्रस्त लग रही है। समस्या यह थी कि एमिलिया रोज परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और उसके पिता चाहते हैं कि वह एल्जर परिवार के खिलाफ किसी भी कीमत पर जीते, क्योंकि उसके पिता उसकी हार को एरिया ने एल्जर के खिलाफ सहन नहीं करते। फिर फ्लावर गार्डन क्लब में रे को पता चलता है कि एरिया ने एल्जर बहुत शक्तिशाली है और वह 3 महान कुलीन परिवारों में से एक से संबंधित है। जैसे ही जादूगर तलवारबाज टूर्नामेंट की क्वालिफायर्स फिर से शुरू हुई, एमिलिया ने ऑल को सिर्फ 10 में हरा दिया। सेकंड, उसकी सभी दोस्त अमेलिया से प्रभावित हुए, क्योंकि उसने पहला स्थान प्राप्त किया और उसे टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति मिली और ऑल दूसरा स्थान प्राप्त कर टूर्नामेंट के लिए भी योग्य हो गया। जैसे ही एमिलिया युद्धभूमि से बाहर निकली, रे ने महसूस किया कि वह स्वयं पर संदेह कर रही थी। इसलिए उसने उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसे प्रशिक्षण देने की पेशकश की, क्योंकि वह उसे लिडिया की प्रशिक्षण विधियों की मूल बातें सिखाना चाहता था। एमिलिया ने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली और फिर हमने देखा कि जब वह छोटी थी तब वह बहुत शर्मीली थी। एक अभिजात्य आयोजन में उसने अच्छी अरियाना से मुलाकात की और वे तुरंत ही दोस्त बन गईं। इसलिए उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया और अक्सर साथ में खेला करती थीं। वे एक साथ बड़ी हुईं और अरियाना ने हमेशा एक बड़ी बहन की तरह एमिलिया का ख्याल रखा। लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनकी युद्ध प्रशिक्षण हुआ। अरियाना ने उसे हराया और तब से उनका संपर्क नहीं हुआ, क्योंकि एमिलिया खुद को बदलना चाहती थी। कारण यह था कि एमिलिया एरियन से पीछे रह जाने से डरती थी। इसलिए अगली सुबह उसकी ट्रेनिंग रे के साथ शुरू हुई, जिसके चेहरे पर मास्क था और वह खुद को मास्टर व्हाइट कहता था। उसने अपनी भूमिका को बहुत गंभीरता से लिया और एमिलिया को एक सैनिक की तरह माना। तो पहले दिन उसे पूरा दिन चलना पड़ा, जो कि केवल वार्म अप के लिए था। आने वाले दिनों में एमिलिया की ट्रेनिंग और कठिन होती गई, क्योंकि रे ने उसे लगातार प्रशिक्षित किया। जब एमिलिया शाम को सो गई तो उसने एरियाना का सपना देखा, जो उसके बिना आगे दौड़ गई और उसे पीछे छोड़ दिया। फिर उसके दोस्त एलिसा आधे कपड़े पहने दिखाई दी और क्लैरिस भी खरगोश की वेशभूषा में, और उसके सपने में रे भी दिखाई दिया और उसे बहलाने की कोशिश की।
लेकिन अचानक रे ने जोर से शोर मचाया और उसे उसके खूबसूरत सपने से जगा दिया। ये इतना जोर से था कि इसने रेबेका और दीना को भी जगा दिया, जिस पर रे ने असुविधा के लिए माफी मांगी और एमिलिया उनसे दूर भाग गई। इसलिए उसने एमिलिया को खोजने की कोशिश की और उसे अल मिला, जो अपनी ताकत को लेकर थोड़े असमंजस में था। लेकिन रे ने उसे खुश कर दिया और उसने एमिलिया को ढूंढना जारी रखा। जब वह लाइब्रेरी में था तो उसने ध्वनि तरंगों का उपयोग करके उसकी स्थिति का पता लगाया। जब एमिलिया छुपी हुई थी, रे उसके पीछे आया और उसे अपनी ट्रेनिंग में खींच लिया। फिर वह अपने बॉडी बिल्डर क्लब के दोस्तों के पास गया और एमिलिया के लिए एक फैन क्लब शुरू किया। साथ ही उसने महिलाओं के कपड़ों का बैग लिया और क्लब के नेता ने उससे नहीं पूछा कि वह क्यों। अगले दिन रे ने खुद को एक लड़की के रूप में छुपाया और छात्र के रूप में दियोम अकादमी गया। जब वह स्कूल में एक कार्डबोर्ड बॉक्स में छिपकर गया तो उसने एक छोटी लड़की से मुलाकात की जो रो रही थी। रे ने खुद को लिली व्हाइट के रूप में परिचय दिया और फिर उसने टियाना एल्ग्रेन को उसकी बड़ी बहन को खोजने में मदद की। टियाना की बड़ी बहन की तलाश के दौरान लड़की के रूप में बने रे को अन्य लड़कियों द्वारा पसंद किया गया, क्योंकि कोई भी उनके आकर्षक रूप का प्रतिरोध नहीं कर सका। उसके बाद रे ने एरियाने ऑलग्रेन को पाया, जो टियाना की बड़ी बहन भी थी। एरियाने ने रे को धन्यवाद दिया और उसने तुरंत नोटिस किया कि लिली व्हाइट उनके स्कूल की नहीं है। इसलिए लिली ने अपनी असली पहचान उजागर की और एरियान हैरान रह गई कि रे लड़का है, क्योंकि उसकी आवाज भी महिला जैसी थी। फिर रे ने उसे समझाया कि वह एक जादू के जरिए महिला की आवाज बना सकता है, और चूंकि रे ने उसकी छोटी बहन की मदद की थी, उसने रे की इच्छा पूरी की उसके साथ एक अभ्यास लड़ाई करने की। तो दोनों ने एक दूसरे से लड़ा और एरियान ने तुरंत रे पर हमला किया। लड़ते समय एरियान ने बिना हिचकिचाए रे को अपनी शक्तिशाली तलवारबाजी दिखाई। कौशल रे एरियान की प्रतिभा को उनके साथ की गई लड़ाई की प्रैक्टिस के माध्यम से देख सके। उसके बाद टियाना को अल्ग्रेन परिवार के एक नौकर ने उठा लिया। इसके बाद रे ने उसे बताया कि वह एमिलिया के लिए आया था, क्योंकि वह एमिलिया को हराने के लिए प्रशिक्षण में मदद करता है। फिर अपने अकादमी वापस जाते समय एक लड़की भाग गई और ठोकर खा गई। रे ने उसे गंभीर रूप से घायल होने से पहले बचा लिया। इस प्रक्रिया में रे ने अनजाने में अपनी आकर्षण से उसे मोहित कर लिया और उसने उसका धन्यवाद किया। उसने अपना परिचय लिली व्हाइट के रूप में दिया और उसने बताया कि वह रेबेका की छोटी बहन मारिया ब्रैडली है। फिर मारिया ने तय किया कि वह अगले साल अर्नोल्ड मैजिक अकादमी जाएगी ताकि फिर से लिली व्हाइट से मिल सके। अगले दिन रे और उसके दोस्त उनके मेंटर लिडिया से मिले। लिडिया खुश थी कि आखिरकार वह रे के दोस्तों से मिल सकी, जिन्होंने हमेशा उसकी अच्छी देखभाल की। वह खुश थी कि रे को ऐसे शानदार दोस्त मिले और उसने धन्यवाद किया। फिर रे ने कार्ला को चाय और केक परोसने में मदद की और उसने सीखा कि साम्राज्य से ग्रिम रीपर्स नामक हथियारों का एक समूह मैजिक स्पेरी टूर्नामेंट में आएगा। इस बीच लिडिया एमिलिया से बात करना चाहती थी, क्योंकि उसने देखा कि एमिलिया खुद पर संदेह करती है। उसने एमिलिया से कहा कि उसे अपनी समस्याएं अकेले सुलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास रे जैसे दोस्त हैं जिन पर वह भरोसा कर सकती है। इसके बाद वे एक झील में तैरने गए और एबी और कैरल भी आए। नशे में धुत कैरल ने एक मंत्र फेंका जिससे उनके स्विमसूट उतर गए, तो रे और ईवी अपने चेहरे पर लाल हाथ के निशान के साथ अकादमी लौट आए। आने वाले दिनों में रे ने एमिलिया को मैजिक स्पेरी टूर्नामेंट की तैयारी में मदद की और उसे अभ्यास के अंत में रे के खिलाफ लड़ाई जीतनी थी, उसके सीने पर गुलाब पर वार करके। उसने यह कर दिखाया और मैजिक स्पेरी टूर्नामेंट शुरू हो गया। तो सभी प्रतिभागी टूर्नामेंट रिंग में जमा हुए और टूर्नामेंट की शुरुआत में भाषण सुना। उसके बाद पहले मुकाबले के शुरू होने से पहले एमिलिया ने अपनी प्रतिद्वंद्वी एरियन से मुलाकात की, जिसने कहा कि वह एमिलिया का इंतजार कर रही है। फाइनल फिर लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई पर टिप्पणीकार दीना और कैरोलिन थे। पहली लड़ाई शाइन जेरार्ड और एमिलिया रोज के बीच शुरू हुई। शाइन ने तुरंत अपनी लंबी तलवार से एमिलिया पर हमला किया और एमिलिया ने एक सुरुचिपूर्ण छलांग के साथ खूबसूरती से बचाव किया। शाइन एमिलिया के जाल में फंस गया और उसने तुरंत शाइन के ऊपर गुलाब जला दिया। शायद इस तरह एमिलिया ने अपनी होशियारी से जादुई जाल बिछाकर विपक्षी को हराया। जैसे ही दूसरा मुकाबला शुरू हुआ, रे अपने नए दोस्त अल्बर्ट को लाया। योनांस नाम अल उसका गुलाब। उसने उसे शुभकामनाएं दी और अल ने लड़ाई में पूरी कोशिश करने का वादा किया। अल को एरियान ओल्ड्रेन, 3 बड़ी कुलीन परिवारों में से एक का सामना करना पड़ा। जब लड़ाई शुरू हुई तो दोनों ने अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी दिखाई। दुर्भाग्यवश एरियन बहुत मजबूत थी और अल को उसकी ताकत के सामने झुकना पड़ा, लेकिन अल हार नहीं मानी और उस पर हमला करता रहा। वह उसका तलवार फेंकने में सफल हो गया, पर अरियन ने फिर एक जादू के साथ अपनी ताकत बढ़ाई और अल को रिंग से बाहर कर दिया। अरियन ने लड़ाई जीत ली और अल फिर भी खुश है, क्योंकि उसने हार नहीं मानी और पूरी कोशिश की। बाकी सभी अरियन की शक्तिशाली जादुई शक्तियों से हैरान थे और एमिलिया उसके खिलाफ लड़ाई से डर गई थी। इस बीच रे को लेक्स हेल द्वारा उठाया गया, जो उसे एक कमरे तक लेकर गए जहां लिडिया और एबी उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रे को पता चला कि लेक्स कार्ला का छोटा भाई है और हेल परिवार राज्य की गुप्त सेवा का हिस्सा है। रे ने सीखा कि ग्रिम रीपर्स ने मैजिक बेरी टूर्नामेंट के दौरान शाही लोगों का अपहरण या हत्या करने की योजना बनाई है। रे को लेक्स के साथ छात्रों की देखभाल करनी चाहिए और अगर वह ग्रिम रीपर से मिलता है तो उसे अपना क्रोनोस लॉक खोलकर अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति है। अगले दिन मुख्य टूर्नामेंट के प्रतिभागियों ने मुकाबला किया और रेबेका ब्रैडली फाइनल में पहुंच गईं। वो रे और एवी मुख्य टूर्नामेंट के मैच देख रहे थे जब एलिसा और क्लैरिस अचानक से आ गई। उन्होंने बताया कि एमिलिया अब अपने कमरे से बाहर नहीं आती और वे उसके बारे में चिंतित हैं। मुख्य टूर्नामेंट में लुकास फोर्स ने केवल 2 सेकंड में अपने प्रतिद्वंद्वी को हराकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। सभी उनसे प्रभावित हुए और लुकास फोर्स ने स्टैंड्स में रे की ओर गंभीरता से देखा। फिर हम एरियन को कल के नए खिलाड़ियों के टूर्नामेंट के लिए प्रशिक्षण लेते हुए देखते हैं। उसने एक पंचिंग बैग पर मारा और उसकी जबरदस्त ताकत ने पंचिंग बैग को छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर एरियन के पिता और उनकी छोटी बहन, जो उनके लिए तौलिया लाई थी, भी वहां उपस्थित हुए।
उनके पिता उन्हें इतने प्रेरित होकर देखकर बहुत खुश हुए और उनके मुकाबले में उन्हें शुभकामनाएं दी। शाम को रे के कमरे में वो और एवी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए व्यायाम कर रहे थे, मांसपेशियों। फिर एवी ने देखा कि रे एमिलिया को लेकर चिंतित था और उसे उसके पास भेज दिया। रे ने एमिलिया की हताशा में मदद करने का फैसला किया, इसीलिए रे ने उससे बात करने की कोशिश की और उसे पूछा कि क्या वह उसे उसके कमरे में आने देगी। एमिलिया ने रे को अपने कमरे में आने दिया और उसे बताया कि उसे असफल होने का डर था, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में रोज परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में अपने परिवार की मांगों को पूरा करने की कोशिश की थी। वह निराश हो गई थी और अब नहीं जानती थी कि उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि वह एरियन से नहीं जीत सकती और अब नहीं जानती थी कि उसके जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए। फिर वह रोने लगी और रे ने उसे जवाब दिया कि जीवन का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन लोगों को अपना खुद का जीवन का मतलब बनाना चाहिए। साथ ही रे ने वादा किया कि वह हमेशा उसके साथ रहेगा और एमिलिया ने रे की बाहों में रोते हुए शांति महसूस की। इसके बाद एमिलिया सो गई और उसने उसे खुश कर दिया, क्योंकि रे जानता था कि एमिलिया मजबूत है, क्योंकि उसने उसका हुनर देखा था जब वह लड़ रही थी। रे के अनुसार वह उससे अधिक कर सकती थी जितना उसने सोचा, और रे पूरी रात उसके साथ रहा और सुबह तक उसका हाथ थामे रखा। अगले दिन नौसिखियों की प्रतियोगिता में एमिलिया की लड़ाई आर्यन के साथ घोषित की गई और रे ने ईवी और एलिसा से कहा कि एमिलिया के बारे में चिंता न करें, क्योंकि वह पूरी रात उसके साथ था। ईवी और एलिसा हैरान थे, क्योंकि भोले रे को यह एहसास नहीं था कि उसके मासूम शब्दों से कई गलत फहमियां पैदा हो गईं। फिर रे एमिलिया के पास जाकर उसे गुलाब देना चाहता था। जब रे एमिलिया को गुलाब देने गया तो उसने रे से गले मिलने की इच्छा जताई और अपने बेहतरीन प्रयास का वादा किया। लेक्स को तब सूचित किया गया कि क्लैरिस और अन्य कुलीन छात्र ग्रिम रीपर्स द्वारा अपहरण कर लिए गए हैं। लेक्स ने रे के पास जाकर उन्हें लापता छात्रों के बारे में बताया। फिर एरियन और एमिलिया के बीच लड़ाई शुरू हुई। एरियन ने तुरंत अपनी ऑगर स्पेल सक्रिय की, जिससे उसकी शक्तियां बढ़ गईं और वह तुरंत आगे बढ़ी एमिलिया पर पूरे शक्ति। टिप्पणीकार कैरोल ने समझाया कि ओगर जादू केवल एरियन के पास है और उसी ने इसे बनाया है। फिर एमिलिया खड़ी होने में सफल रही और एरियन ने तुरंत फिर से हमला किया। जब एरियन ने उसे अंतिम प्रहार देने की कोशिश की तो एमिलिया ने एक विस्फोट जादू के साथ पलटवार किया। एरियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि एमिलिया उसकी हमले को रोकने में सक्षम थी। इस बीच रे ने बेहोश क्लेरिस और अन्य छात्रों को पाया। क्लेरिस जागी और रे ने उसे उसके बारे में समझाया। अपहरण। जब ग्रिम रीपर्स प्रकट हुए, रे ने अपने विरोधियों से दूरी बनाने की कोशिश की, अपने क्रोनोस लॉक को निष्क्रिय करके शक्तिशाली जादू करने के लिए। तो आइस ब्लेड जादूगर रे ने उन पर हमला किया और ग्रिम रीपर ने रे को स्पेस मैजिक से हराने की कोशिश की। रे ने पलटवार किया और एक ऐसा जादू सक्रिय किया जिसने कुछ समय के लिए उसके आसपास के सभी जादू को मिटा दिया। ऐसा करते हुए उसने एमिलिया और एरियन की जादू को भी मिटा दिया जो लड़ रहे थे, और रे के अलावा कोई जादू का उपयोग नहीं कर पाया। वो रे ने अवसर का उपयोग किया और सभी ग्रिम रीपर्स को जमा दिया और फिर लेक्स बाकी का ध्यान रखने के लिए आ गया। इस बीच एरियन ने अपनी पूरी शक्ति सक्रिय की और एमिलिया ने अपने जादू के साथ खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन एरियन बहुत तेज थी। एमिलिया हावी हो गई और एरियन को निशाना बनाने में असफल रही। एमिलिया उसे हरा नहीं सकी और उसे जमीन पर पटक दिया गया। वह हार मानना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि आर्यन के खिलाफ उसकी कोई संभावना नहीं है। तभी रे आ गया और उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई। एक शक्तिशाली मंत्र बनाया। उस मंत्र ने उसे एरियन के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति दी। तो उसके पास अपनी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ने के लिए एक नया हथियार था और एमिलिया अपनी नई शक्ति दिखाने के लिए तैयार थी। एमिलिया ने अपनी वह नई शक्ति जागृत की जो उसमें गहराई से छुपी हुई थी। तो एरियन अब वह अमेलिया पर अपने हमले नहीं कर पा रही थी। इसका कारण था अमेलिया की नई शक्ति बटरफ्लाई इफेक्ट पर आधारित है, जो उसे अजेय बनाती है। एरियन ने एमिलिया को हराने की कोशिश की, लेकिन एमिलिया की शक्ति ने उसके हमलों को मोड़ दिया और साथ ही धमाके से जवाब दिया। अचानक एमिलिया को महसूस हुआ कि उसकी पावर अप की सीमा है, क्योंकि उसकी नई शक्ति उससे बहुत ताकत की मांग कर रही है। शरीर। अमेलिया अभी भी अपनी प्रतिद्वंद्वी एरियन को हराने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, जो विस्फोटों के बाद बुरी स्थिति में भी थी। इसलिए दोनों ने अपनी बची हुई ऊर्जा से लड़ाई जारी रखी और महत्वपूर्ण क्षण में दोनों ने एक दूसरे को मुक्के मारे। लड़ाई खत्म हो गई और एरियन अमेलिया की गोद में जाग उठी, क्योंकि उसने लड़ाई में अपनी चेतना खो दी थी। इसके बाद एरियन ने उसे बधाई दी और कहा कि अमेलिया ने बहुत मजबूत शक्ति। वह अमेलिया की जीत से खुश थी और अमेलिया रोने लगी, क्योंकि उसने खुद को पार कर लिया और यह सब उसके दोस्तों और रे की वजह से हुआ। उसने एरियन का भी धन्यवाद किया, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त एरियन हमेशा एक प्रेरणा थी और वह बहुत कुछ हासिल करना चाहती थी ताकि दिखा सके कि। फिर आर्यन ने उसे बताया कि वह एक अच्छी कुलीन महिला इसलिए बनी क्योंकि वह हमेशा एमेलिया के लिए एक आदर्श बनना चाहती थी, और जब उसने एमेलिया से संपर्क खो दिया तो वह बहुत दुखी थी। आर्यन ने माफी मांगी और एमेलिया ने याद किया कि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वे हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त रहेंगे। तो अमेलिया ने नए खिलाड़ी का टूर्नामेंट जीता और उसे विजेता के रूप में पहचान मिली। अमेलिया के पिता उसकी जीत पर गर्वित थे। फिर अरियाना के पिता आए, जिन्होंने अमेलिया और अपनी बेटी के बीच हुए महान मुकाबले को देखा था, और उन्होंने अमेलिया की जीत पर बधाई दी। इसके बाद रे ने अस्पताल के कमरे में एमेलिया से मिलने जाकर उसे बधाई दी। उसके बाद एमेलिया ने रे का धन्यवाद किया कि उसने हमेशा उसका समर्थन किया और उसकी बहुत मदद की। उसने उसे बताया कि अंतिम क्षण में उसका आना उसे टूर्नामेंट जीतने के लिए उत्साहित कर गया। इसके बाद के दिनों में रेबेका का अंतिम मैच था और रे अपने दोस्तों के साथ रेबेका की लड़ाई देखने गया। लड़ाई के अखाड़े में पहुंचने पर रेबेका ब्रैडली की लड़ाई लुकास फोर्स्ट के खिलाफ थी घोषणा की गई। जब लड़ाई शुरू हुई, रेबेका ने अपनी आंखों की क्षमताओं का उपयोग किया, लेकिन लुकास फोर्स्ट ने उसे केवल एक पल में हरा दिया। उसने अपनी तलवार का उपयोग किया और उसके सीने पर लगे गुलाब को टुकड़ों में काट दिया। लुकास फोर्स्ट ने जीत हासिल की और सभी उत्साहित थे। फिर रे ने लुकास से मुलाकात की और उसने तुरंत देखा कि लुकास नए ग्रैंड विजार्ड्स में से एक है।
लुकास रे की असली पहचान आइस ब्लेड जादूगर के रूप में जानता था। उसने उसे बताया कि वह अपनी शक्ति दिखाने के लिए इन टूर्नामेंट्स में प्रवेश किया था। उसने कहा कि वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर का खिताब प्राप्त करने जा रहा है और तब तक रे को अपनी ओवरहीट का ध्यान रखना चाहिए। समस्या। इस बीच एबी, कैरोल और लिडिया लड़ाई के अखाड़े के नीचे ग्रिम रीपर्स से पूछताछ कर रहे थे। ग्रिम रीपर्स को पकड़ लिया गया था और कैरोल ने अपनी जादुई कौशल का उपयोग किया। उसने जादू टोने का उपयोग किया और ग्रिम रीपर्स को प्रभावित करने की कोशिश की और यह पता लगाने की कोशिश की कि उनके संगठन का बॉस कौन है। ग्रिम रीपर्स जवाब नहीं दे सके क्योंकि उनमें आत्मविनाश तंत्र लगाया गया था। इसलिए दुश्मन फट गए और उनकी पूछताछ असफल हो गई। उसके बाद मैजिक बरी टूर्नामेंट के प्रतिभागियों को एबी द्वारा बधाई दी गई। आने वाले दिनों में रे अपने स्कूल के लिए एक नौकरानी कैफे आयोजित करने की योजना बनाते हुए देखा गया। त्योहार। उसने एक मेड कैफे चुना क्योंकि एक दिन पहले अमेलिया ने उसे मेड कैफे की शुरुआत करने का विचार सुझाया था। वह एक मेड की तरह कपड़े पहनना चाहती थी क्योंकि उसका मानना है कि मेड्स में देवी जैसी आभा होती है और वे उसके आदर्श हैं। मॉडल्स। किसी तरह एमेलिया ने रे को नौकरानी कैफे के विचार के लिए मना लिया। पहले सब इस विचार के खिलाफ थे, लेकिन कैरोलाइन ने छात्रों को रे के सुझाव के साथ नौकरानी कैफे आयोजित करने के लिए मना लिया। फिर एमेलिया पहले से ही सांस्कृतिक महोत्सव का इंतजार कर रही थी और अचानक डैना आ गई। उसने रे को बताया कि रेबेका हाल ही में इवान नामक एक कुलीन व्यक्ति से सगाई कर चुकी थी। बर्नस्टीन। रेबेका के पिता ने इवान बर्नस्टीन के साथ एक रहस्यमय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिसमें उसे रेबेका से शादी करने की अनुमति थी। इस बीच एक दुष्ट संगठन भी तैयारी कर रहा था जो रेबेका की शक्ति के पीछे था। कारण यह था कि रेबेका की विशेष आंखें हैं जिनका बुरे लोग फायदा उठाना चाहते हैं। अगली सुबह रे ने रेबेका को नमस्ते कहा और उसकी सगाई पर बधाई दी। रेबेका ने उसे धन्यवाद कहा और रे ने देखा कि वह नकली मुस्कान के साथ खुश होने का नाटक कर रही थी। उसके बाद एमिलिया एलिसा को भी नौकरानी का ड्रेस पहनने के लिए राजी करना चाहती थी क्योंकि एलिसा संकोची थी और नौकरानी का पोशाक। उसने रे से मदद मांगी लेकिन वह भी एलिसा को एक नौकरानी की पोशाक में देखना चाहता था। इसके बाद रे अपनी मोहक आभा के साथ उसे मनाता है क्योंकि रे में करिश्मा है, इसलिए एलिसा मान जाती है कि वह उनके स्कूल में नौकरानी की पोशाक पहनेगी। त्योहार। फिर रे ने अपनी कक्षा को तैयार होते देखा और उसकी कक्षा का हर लड़का रे के मेड कैफे के विचार से खुश था। जब रे ने छात्र परिषद से मेड कैफे के लिए अनुमति मांगी तो दीना ने रे की कक्षा को मेड कैफे की मेजबानी की अनुमति दी। इसके अलावा रे ने देखा कि केवल दीना और रेबेका ही छात्र परिषद में काम कर रही हैं और छात्र परिषद के अन्य सदस्य गायब हैं। रेबेका ने रे को बताया कि छात्र परिषद के एक सदस्य की पहले से ही इवान बर्नस्टीन से सगाई हो चुकी थी और उनकी अचानक सगाई के कारण उसने अनजाने में उस लड़की के मंगेतर को चुरा लिया। परिणाम स्वरूप अन्य छात्र परिषद के सदस्य रेबेका की मदद नहीं कर रहे हैं और उससे नफरत। उसकी रे ने उसके साथ छात्र परिषद के कार्यों में मदद करने की पेशकश की जो उसने केवल दीना के साथ संभाले थे। उसके बाद दीना ने रे का पीछा किया क्योंकि उसे रेबेका की सगाई अजीब लगी और उसने रे से उसे पता करने के लिए कहा किस्सा उनकी सगाई का रहस्य। शाम को रे ने लिडिया से मुलाकात की और उसने पूछा कि क्या उसके पास इवान बर्नस्टीन की कोई जानकारी है। इसका परिणाम यह हुआ कि कार्ला को सगाई की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया और रे ने उनकी मदद के लिए धन्यवाद किया। फिर लिडिया को पता चला कि रे उनके स्कूल फेस्टिवल में एक मेड कैफे आयोजित करना चाहता है, ये कहते हुए कि उसे कार्ला बहुत सुंदर लगती है और उसे मेड के रूप में पसंद करता है। इससे कार्ला शर्मा गई। उन्होंने यह भी कहा कि अमेलिया ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि नौकरानियां कितनी अद्भुत होती हैं और वह कार्ला की बहुत प्रशंसा करते हैं। लिडिया को कार्ला से जलन होने लगी और उसने भी नौकरानी के रूप में तैयार होने की योजना बनाई, लेकिन रे ने उस पर हंसी उड़ाई। रे ने एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की और लिडिया से अपनी विचारहीन टिप्पणी के लिए माफी मांगी। फिर हम रेबेका को देखते हैं। वह नहा रही थी और एक सपना देखा। उसने रे का अतीत देखा और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके बाद उसने आईने में खुद को देखा और उसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक उसकी छोटी बहन मारिया सामने आ गई जो रेबेका के बारे में चिंतित थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह वास्तव में सगाई करना चाहती है और रेबेका ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेबेका अपनी छोटी बहन को चिंतित नहीं करना चाहती थी और उसे अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताया। कारण यह था कि वह अपनी छोटी बहन से प्यार करती थी और वह नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन को इसमें शामिल किया जाए। मुश्किलों। अगले दिन रे के मेड कैफे की तैयारियां पूरी हो गईं और उसकी कक्षा की सभी लड़कियां सुंदर मेड बनकर तैयार हुईं। रे ने अपनी उपस्थिति से सभी की तारीफ की और फिर अमेलिया आई और वह उस समय बहुत खुश थी जब रे ने उसे बताया कि वह देवी जैसी दिखती है। फिर अमेलिया ने उसे मेड ड्रेस में एलिसा को दिखाया। एलिसा को देखकर उसने ताली बजाई और उसने उसे इतनी ज्यादा ध्यान दिया कि अमेलिया उससे जलने लगी। कारण यह था कि एमेलिया को रे पर क्रश था और रे इतना मासूम था कि उसे उसकी भावनाओं का एहसास नहीं हुआ। अचानक क्लेरिस आ गई और उसने कहा कि उसकी कक्षा एक भूतिया घर आयोजित कर रही है। शाम को रे रेबेका से मिल रहा था और वह घर जाते समय उसके साथ जाना चाहता था क्योंकि वह अब अकादमी इमारत में नहीं रहती। रास्ते में इवान ने अपनी मंगेतर को लिया और रे ने उसकी मंगेतर से मुलाकात की। उसने उसे नमस्कार किया और रेबेका के साथ घर चला गया। फिर लेक्स आया और वह रे को एबी और लीडिया के पास ले गया क्योंकि उन्हें पता चला कि इवान को छिपा रहा था। कार्ला को पता चला कि इवान शायद दुष्ट संगठन यूसेनिक्स का हिस्सा था और वह रेबेका की आंखों के पीछे था। रेबेका की आंखों में छुपी शक्तियां थीं जिनका दुष्ट संगठन शोषण करना चाहता था। रेबेका दुखी थी क्योंकि इवान ने उसकी आंखों में छुपी शक्ति का दुरुपयोग करने की कोशिश की। इवान ने कहा कि उसके पिता ने उसके साथ एक सौदा किया था कि वह उसकी आंखें किसी भी तरह से ले लेगा। फिर अपने सपने में रेबेका ने रे के अतीत को देखा जो युद्ध में लड़ा था और उसने एक प्रिय व्यक्ति को खो दिया था। जब रेबेका स्कूल में थी उसने वास्तव में रे को अपने सपने में देखा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह वास्तव में उसके सपने में रे था। फिर मारिया ब्रैडली रे से मिलने गई और वह रे से अपनी बड़ी बहन के बारे में बात करना चाहती थी क्योंकि वह उसकी बहुत चिंता कर रही थी। रे ने मारिया को खुश किया क्योंकि वह रेबेका की शादी की परेशानियों के बारे में जानता था।
उसने मारिया से वादा किया कि वह उसकी बड़ी बहन को बचाएगा, जबकि वह सांत्वना दे रहा था। रेबेका ने अनजाने में उनके गले लगने को देखा और उन्होंने सब कुछ गलत समझ लिया। रात में रेबेका देखी गई चीज के कारण सो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने रे पर शक नहीं किया। वह जानती हैं कि रे कितना मासूम है और उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। फिर स्कूल फेस्टिवल शुरू हुआ और रे ने अपनी क्लास की मदद की और छात्र परिषद में भी रेबेका की सहायता की। अगली शाम में रे को अपने अतीत के बारे में एक बुरा सपना आया और अपने सपने में उसने रेबेका से मुलाकात की। रे को नहीं पता था कि रेबेका उसके सपनों में क्यों थी। इसके अलावा उसकी आंखों से भी रेबेका की तरह खून बहने लगा, इसलिए उसने खुद को साफ किया। अगले सुबह रे ने रेबेका से मुलाकात की। वह रे से उस सपने के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उसके अतीत के बारे में पूछने की हिम्मत नहीं हुई। फिर एरियाना और उनकी छोटी बहन टियाना अपनी स्कूल में आई, जो अपनी दोस्त अमीलिया से मिलने आई थी। अमीलिया ने खुशी खुशी एक नौकरानी के रूप में वेश बदल लिया। उसने अपने दोस्तों को अंडे का ऑमलेट परोसा और वे दोनों अपने नौकरानी कैफे में बहुत मजे की कामना कर रहे थे, जबकि एरियाना ने कहा कि उसने रे से बिल्कुल भी मुलाकात नहीं की। अचानक रे लिली व्हाइट के रूप में वेश बदल कर आ गया और उसके सहपाठी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि रे एक लड़की के रूप में कितना सुंदर है। जब मारिया आई तो उसे नहीं पता था कि लिली वास्तव में रे है। उसने लिली व्हाइट की प्रशंसा की, रे की नौकरानी की परफॉर्मेंस को देखा जिसे सभी दोस्तों ने सराहा और कोई नहीं सोच सकता था कि रे इतनी अच्छी नौकरानी है। फिर रेबेका की दोस्त डीना चाहती थी कि वह रे के साथ स्कूल में मजा करे। त्योहार। फिर रे ने रेबेका के साथ बहुत मजा किया। फिर जब वे भुताहा घर में थे, क्लैरिस ने भूत बनकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं किया। रे बहुत शांत था और उसने रेबेका के साथ एक प्यारा दिन बिताया। उसके बाद रेबेका कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन हिचकिचाई क्योंकि वह जानती थी कि यह असंभव है। मरिया के घर जाते समय सफेद बालों वाली एक रहस्यमयी महिला प्रकट हुई। उसने मरिया से कहा कि रेबेका की जल्द ही मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद रे को भी रेबेका की समस्या के बारे में पता चला और रेबेका के पिता आए और उससे उसे बचाने का अनुरोध किया। जब रात हो गई, बुरी राक्षसों को पता चल गया कि रे की असली पहचान आइस ब्लेड जादूगर के रूप में है और वे उसका इंतजार कर रहे थे। रात में रेबेका दर्द में रोई क्योंकि उसकी आंखों से खून निकल रहा था और वह दर्द सहन नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह रेबेका ने रे को अलविदा कहा और अपनी समस्याओं के बारे में उसे नहीं बताया। दोपहर में रे लिली व्हाइट के रूप में छिपकर था और मारिया रेबेका को बचाने की कोशिश करना चाहती थी और उनके मेड कैफे में कुछ संदिग्ध व्यवहार कर रही थी। रे जानता था कि वह इतनी उदास क्यों है और वह रेबेका को बचाने के लिए गया। इसके अलावा उनके दोस्तों को रे पर संदेह था। रेबेका का अपहरण इवान ने कर लिया था और वह उसे एक वीरान जगह पर ले गया। फिर रे ने अभी भी खुद को लड़की है, इसलिए वह दुश्मनों के राक्षसों से लड़ रहा है। अचानक उसके दोस्त आ गए जो उसका समर्थन करना चाहते थे। इसी बीच मारिया अपनी बहन को बचाने की कोशिश करने गई। फिर रे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर राक्षसों से लड़ाई की। दुश्मनों के खिलाफ उन्होंने अपनी मजबूत कौशल दिखाए। नतीजा यह हुआ कि रे के दोस्त कई राक्षसों को हरा सके। जब उन्होंने सभी राक्षसों को हरा दिया तो खलनायक प्रकट हुए और उनमें से एक रेबेका के पास जाना चाहता था। रे के दोस्तों ने कहा कि उसे भागे हुए खलनायक के पीछे जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि रे को बताया गया कि रेबेका के पास एक छुपी हुई शक्ति है जो ब्रैडली परिवार में कुछ 100 वर्षों में एक बार प्रकट होती है। मारिया ब्रैडली अपनी बड़ी बहन को बचाना चाहती थी और फिर बुराई संगठन ऊसानिक्स के सदस्य भी वहां पहुंच गए। अचानक असली इवान बर्नस्टीन प्रकट हुए और रेबेका की अपहरणकर्ता लिसेलॉट थी, जो दुनिया के 7 महान जादूगरों में से एक थी। वह इवन को रोकना चाहती थी, इसलिए इवन ने तुरंत उसे मारने की कोशिश की। इवन को लिसेलोटे के प्रति गुस्सा था क्योंकि उसने 10 साल पहले उसकी पहचान और विरासत ले ली थी। लिसेलोटे ने कहा कि यह सच नहीं है, लेकिन इवन उसकी बात सुन भी नहीं रहा था। वह रेबेका की आंखों से नई ताकत पाने का इरादा रखता था। लिसेलॉट ने रेबेका को बुरे दुश्मन इवान से बचाया और रेबेका को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। उसने इवान को भी दूसरी आयाम में भेज दिया। फिर लिसेलॉट ने मारिया से कहा कि अब उसे अपनी बहन से बात करने का मौका है। इसके अलावा उसने कहा कि रे व्हाइट अन्य दुश्मन का ख्याल रखेगा। रे आया और वह पाराट्रोगो नामक दुश्मन को हराने के लिए तैयार था। पाराट्रोगो ने रे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लिसेलोटे ने एक बनाई हुई ढाल से उसके हमले को विफल कर दिया। रे नहीं जानता था कि लिसेलोटे ईडन कौन थी और उसने कहा कि उसे निर्माण की जादूगरनी भी कहा जाता है। रे को उसके नाम से पता था कि वह महान जादूगरों में से एक थी और वह जानना चाहता था कि क्या उसके पास सब कुछ योजना के तहत था। हालांकि लिसेलोट ने उसे योजना बताई कि वह रेबेका को ओवरहीट तक ले जाएगी और उसे अपनी ओवरलॉक से सील कर देनी चाहिए। रे ही अकेला था जो रेबेका को बचा सकता था क्योंकि वे जुड़े हुए हैं। अचानक पैराट्रोगो बाधा को तोड़कर अंदर आ गया और रे ने अपनी मोहरबंद शक्ति को मुक्त कर दिया। रे तुरंत अपने दुश्मन से लड़ा और उसके शक्तिशाली हमलों को पीछे धकेल दिया। इस बीच लिसेलोट दूसरी आयाम में टेलीपोर्ट करती है और इवान उग्र हो जाता है। अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए डार्क ट्राइड सिस्टम का उपयोग करता है। इवान एक राक्षस में बदल गया और लिसेलॉट पर हमला कर दिया, तो लिसेलॉट ने उसे रोक दिया और एक शक्तिशाली मंत्र के साथ इवान को तुरंत हराया। इसके बाद इवान जमीन पर बुरी तरह घायल पड़ा था और वह विश्वास नहीं कर सका कि उसे दुनिया की सबसे मजबूत जादूगरनी ने हरा दिया था। लिसेलॉट ने कहा कि आइस ब्लेड जादूगर सबसे शक्तिशाली है और उसे उसके खिलाफ कोई मौका नहीं मिलता। उसने यह भी कहा कि आइस ब्लेड जादूगर इतना शक्तिशाली है कि वह दुनिया पर शासन कर सकता है। दुनिया। इसी बीच दोस्तों ने दुश्मन के राक्षसों को हरा दिया और अचानक मरे हुए राक्षस फिर से जीवित हो गए और रे के दोस्तों पर घातक जादू से हमला कर दिया। आखिरी समय में लिडिया और अन्य महान जादूगर सहारा बनने के लिए पहुंचे। उन्होंने रे के दोस्तों की रक्षा की और लेक्स महान जादूगरों की शक्ति से प्रभावित था। जादूगरों। फिर उन्होंने राक्षसों से लड़ने के लिए तैयारी की, इसलिए कार्ला ने अपनी बिजली वाली स्लैश का उपयोग किया और उन्हें ध्वस्त कर दिया। राक्षसों के बाद एबी ने अपनी आग की जादूगरी का प्रदर्शन किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ। एबी के बाद कैरोल ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और उसने भी एक बड़े धमाके के साथ राक्षसों को हरा दिया। अंत में लिडिया अपनी जादू से हद पार कर देती है।
क्योंकि वह एक विशाल बर्फ की तलवार बुलाती है जो पूरे क्षेत्र को तबाह कर देती है। फिर हम रे की लड़ाई देखते हैं। उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक खतरनाक शक्ति अनलॉक की और रे को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मारिया रेबेका से नाराज थी क्योंकि उसने रे को खतरे में डाला और किसी को उसके बारे में नहीं बताया। समस्याएं। इसके बाद रे का गला दबाया गया और उसे दीवार के खिलाफ धकेला गया। पैराट्रोगो ने रे को कमाका और उसने उस पर एक शक्तिशाली बर्फीले जादू से हमला किया। पैराट्रोगो का रे के खिलाफ कोई मौका नहीं था क्योंकि उसने अपनी बर्फ की तलवार का उपयोग किया और अपने प्रतिद्वंद्वी को खून की बर्फ की एक ब्लॉक में सील कर दिया। उसके बाद रे की ताकत समाप्त हो गई और वह गिर गया, खत्म हो गया। रेबेका रे के पास जाना चाहती थी लेकिन मारिया ने उसे रोक दिया। दोनों के बीच बहस हुई और मारिया ने अपनी बड़ी बहन को थप्पड़ मार दिया कि उसे हमेशा परफेक्ट बड़ी बहन नहीं बनना है। दोनों बहनें लड़ी और रेबेका अपनी छोटी बहन के बारे में अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त कर सकी। फिर रेबेका रोने लगी और अचानक उसकी आंखों में उसका ओवरहीट सक्रिय हो गया। रे ने होश संभाला और उसने सीखा कि इवान बर्नस्टीन लेसेलॉट के लिए एक प्रिय व्यक्ति थे। फिर हम रे को देखते हैं जो उसकी शक्तियों को एक क्रोनोस लॉक से सील करने के लिए तैयार था। रे ने उसे बताया कि उसे सारी समस्याओं का सामना अपने आप नहीं करना है क्योंकि वह उसके लिए और उसकी छोटी बहन मारिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। रे ने क्रोनोस लॉक का उपयोग किया और वह सफलतापूर्वक रेबेका को बचाने में सक्षम था। आने वाले दिनों में रे अपने दोस्त हॉवर्ड की कब्र पर गया। उसने बताया कि स्कूल में उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं और वह स्वस्थ है और अपनी जिंदगी से खुश है।